हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो शुरू करते हैं अब लेक्चर नंबर 3 ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें चर्चा में ले आते हैं। तो आज का अपना टारगेट क्या रहने वाला है? L3 रहेगा, लेक्चर 3। आज का जो टारगेट रहेगा वो जैसे रहेगा कि सबसे पहले अपन देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। विजिबल होगा शायद ये, क्योंकि थोड़ा सा ये नया मार्कर है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ठीक है, थोड़ा यहीं पे काम चला लो, फिर वापस दूसरे मार्कर से लिख लूंगा। लेक्चर 3 फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन देखेंगे, पार्चुरेशन देखेंगे, चाइल्ड बर्थ और फिर लैक्टेशन देखेंगे। इस दौरान हमें एक चीज और पढ़नी होगी अबाउट जेस्टेशन पीरियड, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में है तो वहां पर कौन कौन सी घटनाएं कौन कौन से महीनों में हो रही है, वो सारी चीजें। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ये हमने एक फीमेल का जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। तो यहाँ पर जब कॉपुलेशन होगा तो स्पर्म होंगे, है ना, स्पर्म आएंगे। तो आपको लिखना है स्पर्म्स आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू एम्पुलरी isthmus जंक्शन। सर सप्लाई कैसे हो रहे हैं? ये जो स्पर्म है भाई खुद मोटाइल होते हैं, है ना। स्पर्म्स आर मोटाइल, तो उनको सप्लाई किसी दूसरे को करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप सप्लाई हो जाते हैं मूवमेंट कर करके। और यहाँ पर जो एग आपका ओवरी में, ओवरी कुछ इस तरीके से अटैच रहती है ओवेरियन लिगामेंट से, ये ओवरी है। तो यहाँ पर जो ओवरी ने एग रिलीज करा था, उस एग को सबसे पहले इनफंडिबुलम के फिमराई ने पकड़ा और उसको भी एम्पुलरी isthmus जंक्शन में ले आए। तो एग यहाँ से कंटिन्यूसली सप्लाई चलते 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 जो भी स्पर्म रेस में फर्स्ट आ गया वो एम्पुलरी isthmus जंक्शन में जाके इसके साथ फ्यूज करेगा और ये हो जाएगा आपका फर्टिलाइजेशन। इन शॉर्ट, फ्यूजन ऑफ gametes to form zygote। तो होगा क्या, एक मेल गैमीट होगा हैप्लॉइड, एक फीमेल गैमीट होगा अगेन हैप्लॉइड। ये जब मिलेंगे तो एक नया जाइगोट बनेगा जो कि कैसा होगा, डिप्लॉइड। देखिए नॉर्मल स्पर्म काउंट में आपको बताता हूं। एक ml सीरम में तकरीबन 100 मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं।
अब तुम कहोगे अगर 100 मिलियन स्पर्म अगर एक ml सीरम में है तो सारे फर्टिलाइज कर देते हैं, ऐसे तो कितने नंबर ऑफ प्रोजेनी हो जाने चाहिए। तो ओनली 1 स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज द एग। सिर्फ एक ही स्पर्म जो है वो एबल होता है टू फर्टिलाइज द एग। ये क्या बात हुई मास्टर, एक ही एग कैसे फर्टिलाइज करेगा, बाकी कहाँ चले जाएंगे? भाई अब वो बताएंगे आपको, है ना, क्वेश्चन पूछने चाहिए। एक क्वेश्चन हमने पूछ दिया, बहुत बढ़िया चीज हुई। देखो ऐसा होता कैसे है या होता क्यों है कि एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है? ये ओवम है, इस ओवम के बाहर पर एक स्पेस है, इस लेयर के बाहर अगेन एक और लेयर है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त दो सेक्शन है, ध्यान से समझना, है कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। ये ओवम के जो बाहर पे ये जो रेड कलर का रीजन मैंने बनाया है, ये है बेसिकली आपका पेरीविटेलाइन स्पेस। ये इसमें वार्मथ मेंटेन करता है। ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी ये बताया नहीं गया आपको। बिल्कुल। तो ये आपको बताया नहीं गया है कि पेरीविटेलाइन स्पेस करता क्या है, कंफ्यूजन होता है इससे। तो आप लिख लो मेंटेन्स वार्मथ, गर्माहट या टेम्परेचर इनसाइड द एग। पेरीविटेलाइन स्पेस के बाहर में आपके हैं बहुत पॉपुलर लेयर जोना पेलुसिडा। यही रीजन, यही जो लेयर है, ये रीजन है, ये कारण है, ये आंसर है आपके ऊपर लिखे हुए क्वेश्चन का कि वाई ओनली 1 स्पर्म इज एबल टू फर्टिलाइज द ओवम या एग। ऐसा इसलिए होता है दोस्त क्योंकि जोना पेलुसिडा, सबसे पहले देखो, इट इज द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द एग। जोना पेलुसिडा क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्शन करने वाली लेयर है अराउंड द एग। ठीक है। दूसरा, इट कैन बी डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा
डिग्रेड की जा सकती है प्रेजेंट इन एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। जब आप स्पर्म बनाओगे तो जो स्पर्म का इस तरीके से हेड होता है, यहां पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्रोसोम होते हैं, वो हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब समझेंगे। तो उनमें ताकत होती है इस बैरियर को, इस लेयर को फाड़ के अंदर घुसने की और उनको फर्टिलाइज करने की। तीसरा प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है सर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से डिग्रेड की जा सकती है, ये भी ठीक है सर। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमें जोना पेलुसिडा के बारे में मेरे दोस्त मेरे भाई पता होनी चाहिए, वो यही है कि जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा के, बस भाई यहां पर खेल हो जाता है। क्या खेल हो जाता है सर? तो जोना पेलुसिडा induces changes in its membrane and blocks the entry of further स्पर्म्स, और बाकी स्पर्म्स की एंट्री को ये ब्लॉक कर देती है। इसको पता चल जाता है जैसे ही एक स्पर्म ने फर्टिलाइज करा तो जोना पेलोसिडा बोलती है बस अब बाकियों की एंट्री नहीं हो पाएगी, चाहे तुम कैसा ही एंजाइम लेके आओ, चाहे तुम्हारे पास कैसा ही एंजाइम हो, अगर एक आ गया तो आ गया, अगर एक आ गया तो आ गया। एक से दूसरे में जाना इज नॉट प्रेफरेबल फॉर इट। सर इसके बाहर पे हमने सुना है कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल यार पाए जाते हैं, उनके बाहर पे कुछ इस तरीके के सेल्स भी पाए जाते हैं। एनसीईआरटी ने भी मेरे ख्याल से मेंशन किया है। इनको क्या बोलते हैं सर मास्टर जी, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं दोस्त सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। नरिशेस द स्पर्म, नरिश करते हैं स्पर्म। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लेंगे। क्लियर तो होगा ये वैसे अच्छे से ना? अरे बहुत ही शानदार, ये तो अल्ट्रा एचडी क्लियरिटी आ रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें।
देखो यहाँ पे कहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉइड टू एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब मेरे दोस्त ये जाइगोट पहले तो वन सेल्ड बना होगा ना, मानते हो कि नहीं बात को? पहले तो वन सेल्ड रहा होगा, फिर डिवाइड करा होगा और तकरीबन, ध्यान से सुनना, तकरीबन 16 सेल्ड स्टेज तक ये यूट्रस में आ जाता है। अभी कहां पर है? एम्प्यूला में, या स्पेसिफिकली कहूं तो एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में। वहां से ट्रेवल करते हुए यूटेरस में आ जाता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन कहां पर होगा? यूट्रस में होगा। यूट्रस ही क्या है? बच्चे जानते यूट्रस ही है। जो बेबी इम्प्लांट होगा वो तो यूट्रस में ही होगा, यहां थोड़ी में होगी प्रेगनेंसी, यूट्रस में होगी। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेगनेंसी जो होगी वो कहां पर होगी? यूटेरस में। इसी को क्या कहते हैं? वॉम्ब, हिस्टेरा, मेट्रा, है ना, बच्चेदानी, यही है सारी चीजें। मान लो क्या सर और कहीं नहीं हो सकती प्रेगनेंसी? हो सकती है प्रेगनेंसी अदर देन यूटेरस, हो सकती है, और जगहों पर भी हो सकती है, बट इट इज कंसिडर्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसको क्या कहा जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। यानी कि मेरे दोस्त ये ऐसी प्रेगनेंसी है, ये ऐसी प्रेगनेंसी है जिसमें आपकी क्या है? कंडीशन ठीक नहीं होती है, ये थोड़ा डेंजरस कंडीशन बन जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 8 से 16 सेल्ड वाली स्टेज है, एनसीईआरटी में एक जगह पर लिखा हुआ है डायग्राम में, इसको मोर्यूला कहते हैं। मोर्यूला कहते हैं, क्या कहते हैं? मोर्यूला कहते हैं। तो ये जो 8 से 16 सेल स्टेज है इसको मोर्यूला कहते हैं। अच्छा सर, और कुछ बताओ इसके बारे में। मैंने कहा यार इम्प्लांटेशन में क्या होगा? यहां पर ये सेल आएगा और यूट्रस के सेल इसको कवर करना शुरू कर देंगे, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्टेड हो जाना, धस जाएगा पूरा अंदर, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होगा? जैसे ये जाइगोट यहां पे पहुंचा, यूट्रस के सेल ने कवर कर लिया जाइगोट को। यूटेराइन बॉडी सेल्स, हमने पढ़ा है ना, इस जगह का नाम क्या है? यूटेराइन बॉडी कहते हैं इसको। कवर्स होली, पूरे तरीके से, द यूटेरस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब भाई देख, जैसे जाइगोट बना, ठीक है, तो डिप्लॉइड कंडीशन में बना, 2n कंडीशन में बना जाइगोट। फिर क्या हुआ? ये डिवाइड करा होगा, है ना। पहले 1 सेल्ड था, फिर 2 सेल्ड बना होगा, ठीक है। जाइगोट जो बना वो 1 सेल्ड था, फिर डिवाइड करा, 2 सेल्ड बना, ऐसे ही 4 सेल्ड बना होगा, किसी जमाने में 50 सेल्ड बना होगा। तो इतना आगे तक तो नहीं बढ़ता 50 सेल्ड तक, लेकिन ये डिवाइड करते करते जब ये बहुत सारे यूनिट बना देता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। मेयर मतलब सेल्स हैं बहुत सारे ना, यूनिट्स। अब ये ब्लास्टोमेयर अपने को अरेंज कर लेता है, इनिशियली कर लेगा पूरा। अगर मान लो मिलियन सेल ही बना दे तो फिर तो बच्चा यहीं पर बन जाएगा, ब्लास्टोमेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चीजों में ब्लास्टोमेयर अपने को
अरेंज कर लेता है, उसको अपन देख लेंगे। बट ब्लास्टोमेयर कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेता है। तो बाहर की जो लेयर है इसको हम बोल देते हैं ट्रोपोब्लास्ट, और ट्रोपोब्लास्ट को छोड़ के जो भी अंदर बच गया उनको बोल देते हैं इनर मास सेल। और यही ब्लास्टोसिस्ट यहां पर इंप्लांट हो जाता है। यूट्राइन बॉडी सेल कवर होली द ब्लास्टोमेयर, पूरी तरीके से ब्लास्टोमेयर को कवर कर देते हैं। ठीक है दोस्त, जल्दी नोट कर लो यार, इंपॉर्टेंट चीज दिखाना क्योंकि अब जैसे जो ये ब्लास्टोमेयर एम्बेडेड हुआ है, तो ऑब्वियसली यहां पर एक चाइल्ड बनेगा, कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं। तो चाइल्ड एंड मदर के बीच में जो कनेक्शन जिस के थ्रू होता है, जिस ट्यूब के थ्रू होता है, वो ये है। ये क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है सर? अभी लिख देंगे। तो आप ये समझिए कि ये इनर मास सेल, इनसे क्या बनता है? चाइल्ड बनेगा, बच्चा इनर मास सेल से बनेगा। सर तो ये आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट का क्या काम है? सुनना भाई, कुछ ऐसे हो रहा था ना तेरा फर्टिलाइजेशन। ये देख, यहां पर ये ब्लास्टोसिस्ट था और ये यहां पर चिपका। मदर की यूट्रस की सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसको एंडोमेट्रियम कहते थे, याद है? जो अंदर की साइड है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में रेगुलर चेंज में जाती थी, बताया था मैंने तुमको। तो एंडोमेट्रियम और ट्रोपोब्लास्ट मिलकर प्लेसेंटा बना देते हैं। तो प्लेसेंटा में किस चीज का कंट्रीब्यूशन है? फ्रॉम चाइल्ड साइड, फ्रॉम मदर साइड। तो प्लेसेंटा में अगर फ्रॉम चाइल्ड साइड हम बात करें, तो चाइल्ड की तरफ से भाई जो आपके आउटर लेयर है, ट्रोपोब्लास्ट का कंट्रीब्यूशन रहता है, जबकि फ्रॉम मदर साइड एंडोमेट्रियम का। सर इसका फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू चाइल्ड, हेल्प चाइल्ड इन excreting out the waste material। तीसरा, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू चाइल्ड, है ना? सारा एक्सचेंज मतलब यहीं से हो रहा है। और तभी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दवाइयाँ, गोलियां, ये सब भी जो है वो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, ताकि जो भी चाइल्ड है वो बढ़िया हो, उसमें मेंटल रिटार्डेशन ना हो, ये ना हो। अगर कभी लगता है हमको कभी, जैसे फॉलिक एसिड की एक गोली होती है, फॉलिक एसिड की गोली का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भाई, वो नहीं होता तो बॉडी में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। मान लो अगर मदर में, लिखना मत इसको है, फॉलिक एसिड का जो अमाउंट है, जो मात्रा है वो कम है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो सजेस्ट करेंगे टैबलेट्स जिनमें फॉलिक एसिड हो, फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ
चाइल्ड है ना भाई। आप देखना फॉलिक एसिड वाली जो गोलियां होती है ना, ये डॉक्टर्स बड़े सजेस्ट करते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड अगर कम हो गया ना फिर गड़बड़ हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यही चीजें हैं दोस्त जो हमें यहाँ पर बेसिकली पता होने चाहिए। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, तुमको बताना है सही या गलत। ट्रू या फॉल्स? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा कीप्स द एग ओवम वार्म। जल्दी बताओ, 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, छोड़ देना, 5 सेकंड के अंदर। फॉल्स है। कोरोना रेडिएटा के सेल थोड़ी में करते हैं वो, पेरीविटेलाइन स्पेस अभी पढ़ा है, और ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम प्रेशर में, ये पकड़ में नहीं आते हैं, पकड़ में ही नहीं आते हैं। तो आई हैव प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ दीज क्वेश्चंस, है ना। उसको मैं लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगा डिपेंडिंग अपॉन द हाइप कितनी है ना। अगर लोगों को चाहिए तो आई कैन गिव यू एश्योर्ड सेट ऑफ सच एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से अगर छोटे क्वेश्चन यार, जो चीजें हमें दिख रही हैं यही तो गलत होगा। कोरोना रेडिएटा ध्यान में नहीं आएगा, अच्छा भाई ब्लॉक करती थी, वार्म भी करती होगी, पेरीविटेलाइन ध्यान ही में नहीं आएगा उस वक्त। छोटे छोटे यही कॉन्सेप्ट है, यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में परेशान कर देंगे, एग्जाम प्रेशर का फायदा उठा के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हेडिंग डाल सकते हो आप पीटीआर, पीटीआर, पीटीआर। अभी हम क्या लिखेंगे, कुछ पीटीआर पॉइंट्स लिखेंगे। पीटीआर बोले तो सर पॉइंट्स टू रिमेंबर। देखो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस यूजुअली आफ्टर 6 to 7 days of fertilization। 6 से 7 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के, सॉरी जो वो है क्या बोलते हैं उसको, 6 से 7 दिन बाद फर्टिलाइज, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, नहीं जाइगोट फॉर्मेशन लिखो, ऑफ कॉपुलेशन लिखो। कॉपुलेशन के 6 से 7 दिन बाद ही, ओहो भाई साहब क्या मिस्टेक कर, यहां फर्टिलाइजेशन ही है, इम्प्लांटेशन होगा ना यार 6 से 7 दिन बाद। तो फर्टिलाइजेशन तो भाई उसी टाइम पे हो जाएगा, मान लो 2-3 दिन से ज्यादा होगा ये, फिर नहीं होता फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक वायबिलिटी पीरियड होता है ना एग का भी स्पर्म का भी, फिर वो काम ही नहीं करेंगे, 2 से 3 दिन तक रहते हैं वो एक्टिव बस। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन तो उसी दिन होगा, है ना, उसके आसपास ही 1-8 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए फर्टिलाइजेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर स्पर्म भी मरेंगे भाई, उनके पास भी तो लिमिटेड माइटोकॉन्ड्रिया ही है। तो इम्प्लांटेशन में टाइम लगता है 6 से 7 दिन ऑफ फर्टिलाइजेशन, या आप कह सकते हो 21 से 22 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, सर मान लो 14 को मेंस्ट्रुअल साइकिल थी तो 6 से 7 दिन जोड़ दो तो 21 से 22 तारीख को इम्प्लांटेशन हुआ होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन ही हो सकता है भाई, है ना, क्योंकि उसी दिन रिलीज होता है। तो 21 से 22 दिन में फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो 14 को थी, तो 6 से 7 दिन बाद तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए। नहीं भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल डे 0 से काउंट होती है, 14वें दिन में एग रिलीज होता है ना, तो यहां से 21-22 दिन आप कह सकते हो।
दूसरा, ह्यूमन में प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन कौन सा है? प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन कौन है मेरे दोस्त, मेरे भाई ह्यूमन में? सर प्रोजेस्टेरॉन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, आगे पढ़ेंगे इसका नाम, यहां पर फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं, आगे लिखा लूंगा। ये मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। क्या होता है सर ये भी आगे देखेंगे। और कॉर्पस ल्यूटियम कंटेन करता है इस प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को। हो सकता है ये लाइन दोबारा आगे रिपीट हो जाए, लेकिन यहां पर भी लिख लो, फायदा ही है, नुकसान नहीं है। अब देखो भाई, नॉर्मल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, आउट ऑफ एनसीईआरटी बता रहा हूं, ध्यान में रख लेना। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली कहां पर होता है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप समझना, पोस्टीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल यानी कि नीचे की तरफ, है ना, ऑफ यूटेराइन फंडस। ऑफ इतना गलत हो जाएगा, पोस्टीरियर वॉल बिलो यूटेराइन फंडस, यहां पर नॉर्मली आपका इम्प्लांटेशन होता है। अब हम दो क्वेश्चन करेंगे यहां पर, ठीक है? बिलो या नियर लिख लो, नियर सबसे अच्छा शब्द है। अब दो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन बनने के, आप ही की किताब के होंगे, आप ही की एनसीईआरटी के होंगे, मैंने कुछ नहीं करा है इसमें, है ना? तो नॉर्मल एक आध दो क्वेश्चन जहां पर हम कर रहे हैं, पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो डिपेंड नहीं करता, कॉपी में होने चाहिए क्वेश्चन, और मैं कुछ नहीं जानता। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवरी इन अ मंथ, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस, वुड योर आंसर चेंज इफ द ट्विंस वर बोर्न फ्रेटर्नल? भाई साहब ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है वैसे यार, ये क्या आएगा, ये तो आ चुका है, ठीक है? तो आप जानते हो सर, जो ह्यूमन फीमेल है उसके पास 2 ओवरी होती है, तो कितने एग रिलीज होंगे हर महीने? 2 एग। गलत है, ओनली 1 एग ईदर बाय एनी ओवरी। ओवरी को भी नहीं पता कि है ना कौन सी ओवरी देगी, ये भी नहीं पता, ओवरी को थोड़ी पता है, आपस में बातें नहीं कर रहे थे, बस एक ही से आपस में बात नहीं करते, बहन इस महीने तू दे दे, अगले महीने मैं दूंगी, इस महीने तू, अगले महीने में, ऐसा भी नहीं है, किसी भी ओवरी से आ सकता है, इट इज अ वेरी रैंडम केस। तो एक एग रिलीज होता है हर महीने। क्वेश्चन बना के लिख लो इसको, लिखो हाउ मेनी एग्स आर रिलीज बाय ह्यूमन ओवरी इन 1 मंथ, तो लिखना ओनली 1 एग ईदर बाय एनी ओवरी, किसी भी ओवरी से आ सकता है, हमें नहीं पता। How many eggs do you think would have been released if mother gave birth to identical twins? Would your answer change if the twins were born fraternal? चलिए इसको लिखाते हैं हम यहाँ पे, इसको लिखाते हैं हम यहाँ पे, इसको लिखाते हैं हम यहाँ पे। मतलब देखना, ट्विंस होते हैं 2 प्रकार के, जुड़वा जो बच्चे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है? मोनोजाइगोटिक होगा मेरे हिसाब से नाम, इसमें और कुछ हम लिख नहीं सकते, या इनको आप लिख सकते हो मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट से बन रहे हैं तो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। सर इस केस में होता क्या है मेरे भाई? इस केस में होता ये है, मान लो ये एग है या ये ओवम है, एग आया और इसने इसको फर्टिलाइज करा,
तो सर यहां पर आपका बन गया जाइगोट, डिप्लॉइड। मेरे भाई फीमेल ने तो सिर्फ एक्स ही कंट्रीब्यूट करा, अब मेल ने एक्स वाई कुछ भी कंट्रीब्यूट किया सकता है, मान ले वाई कंट्रीब्यूट करा, तो ये जो जाइगोट बना ये एक्स वाई एक्स बन गया, एक्स वाई बन गया। जब मेल ने वाई कंट्रीब्यूट करा तो वाई एक्स लिख देते हैं, वाई एक्स बन गया। तो जेंडर डिसाइड हो गया है, यहां पर जेंडर डिसाइड हो गया है। फिर फीमेल की बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कि ये जाइगोट दो टुकड़ों में बंट जाता है। तो यहां से आपका चाइल्ड 1 बन जाएगा, यहां से आपका चाइल्ड 2 बन जाएगा। तो जो एक ही जाइगोट से बट के दो ट्विंस बने हैं उनका सेम जेंडर होता है, उनका जेंडर भी सेम होता है और वो मोनोजाइगोटिक होते हैं। सर इसका मतलब दो ट्विंस अगर पैदा हो रहे हैं और उनका जेंडर अलग अलग है तो क्या वो हमेशा डाइजाइगोटिक होंगे? नहीं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी समझते हैं उस केस को भी। इसी साल इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, इसी साल है ना 2025 नीट में इसी सवाल पे, और ये बहुत ही रैंडमली तो नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी के पीछे पूछा गया है भाई ये सवाल, तो ये वहीं से उन्होंने उठा के इसी साल इससे पूछा। अब ट्विंस डाइजाइगोटिक हो सकते हैं या इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है फैटर्नल, फैटर्नल ट्विंस। अब देखो यूजुअली तो ह्यूमन ओवरी एक ही एग हर महीने रिलीज करती है, लेकिन कभी कभी मदर ने मान लो 2 एग रिलीज कर दिए, बाई चांस का ही खेला है सारा। मदर रिलीजेस 2 eggs, 2 एग रिलीज कर दिए। अब भाई अगर मदर ने 2 एग रिलीज कर दिए तो स्पर्म तो हमने पता है ना कि 1 ml सीरम में 100 मिलियन स्पर्म है भाई। 100 मिलियन तो बहुत होते हैं, 100 मिलियन तो बहुत होते हैं। ये तो 100 मिलियन में से तो कितनों को फर्टिलाइज कर दिया, तो 2 ही है। तो एक स्पर्म इसके पास जाएगा, एक स्पर्म इसके पास जाएगा। अब भाई जो पहले वाले एग के पास स्पर्म जा रहा है, हो सकता है ये एक्स कैरी कर रहा हो या हो सकता है ये वाई कैरी कर रहा हो। मदर तो एक्स ही देगी, मदर तो एक्स ही देगी, उससे कोई परहेज नहीं है। और जो दूसरा स्पर्म जा रहा है, हो सकता है ये एक्स कैरी कर रहा हो या ये वाई कैरी कर रहा हो। मान ले पहला वाला स्पर्म एक्स कैरी कर रहा था, दूसरा वाला भी एक्स कैरी कर रहा था, तो मदर के पास तो एक्स एक्स ही है, तो गर्ल चाइल्ड बनेंगे दोनों के दोनों। मान ले पहला एक्स कैरी कर रहा था, दूसरा वाई कैरी कर रहा था, तो पहला गर्ल बनेगा, दूसरा बॉय बनेगा। तो ये बड़ा यहां पर क्या हो जाता है, झमेला हो जाता है। तो जेंडर मे और मे नॉट बी सेम, कोई कमेंट आप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि मदर तो एक्स ही प्रोवाइड करेगी। अब डिपेंड करता है कि जो स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर रहा है वो एक्स है या वाई है, वो एक्स है या वाई है। तो इस केस में जो ट्विंस बनते हैं वो फेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। ठीक है, 2 डिफरेंट एग से बने होते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि फैटर्नल या डाइजाइगोटिक ट्विंस आर मेड फ्रॉम 2 different zygotes and are hence can be same can be of same gender और डिफरेंट दिखेंगे। ये जहां तक है अलग अलग ही दिखेंगे क्योंकि सेग्रीगेशन लगेगा। तो डाइजाइगोटिक ट्विन कोई कोई जुड़वा होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, ये वो होते हैं। और जो सेम दिख रहे हैं, आप अपीयरेंस पे जज कर सकते हो। हाँ, जो सेम दिख रहे हैं वो आपके कैसे होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे। इसका मतलब फीमेल ने एग तो एक ही रिलीज करा था, लेकिन बाई चांस बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए कि वो एक एग 2 में डिवाइड कर गया है। How many eggs do you think were released by ovary of a female dog which gives birth to 6 puppies?
बोल रहे हैं अब इंसानों के जैसा भाई कुत्तों में तो नहीं होता। कुत्तों में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एक ही साथ होते हैं। तो ये सवाल ये पूछ रहे हैं कि मान लो एक फीमेल डॉग है और उसके 6 पपीज हुए हैं, यानी कि 6 कुत्ते के बच्चे हुए हैं, तो उसने कितने एग्स प्रोड्यूस करे होंगे? 6 एग प्रोड्यूस करे होंगे भाई, 6 एग प्रोड्यूस करे होंगे। अब ये जो मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक है यहाँ पर पढ़ना, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। नॉर्मली आपसे अगर पूछेगा तो आप कहोगे जितने एग रिलीज करे उतने चाइल्ड बन गए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन है हाउ मेनी एग्स वर रिलीज्ड बाय अ फीमेल डॉग व्हिच gave birth to 6 puppies, which gave birth to 6 puppies. Okay दोस्त, ओके दोस्त। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ, फिर ये आर्टिकल हमारा खत्म हो जाएगा। तो अपन गैमेटोजेनेसिस बढ़िया करके शुरू करेंगे। उनमें मैं बताने में फोकस करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं पहले उनको लिख ले रहा हूँ एक बार, है ना, ताकि हम उसको याद करें यहाँ पर बढ़िया करके, है ना। इसमें बहुत फोकस चाहिए हमको, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं और वो ईजी पार्ट है। देखो भाई, कुछ चीज़ों पे अब यहाँ पर फोकस चाहिए, है ना। 5 से 10 मिनट देंगे हम इस चीज़ को, लेकिन डीपली अंडरस्टूड करेंगे। 42 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 10 मिनट इस स्लाइड को देंगे, थोड़ा 4-5 मिनट और इस स्लाइड को देंगे, कॉपी में छोड़ देंगे, है ना। स्क्रीनशॉट चाहिए अभी से ले लो, बस याद करना है, समझना है। इम्प्लांटेशन के बाद कोरियोनिक विलाई ग्रो करती है। सर एक कोरियोनिक विलाई कहाँ से ग्रो करती है? आपने देखा ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन की वॉल में चिपक चुका था। अब वो ब्लास्टोसिस्ट जो यूट्राइन की वॉल में चिपका था, उन दोनों के बीच में कोरियोनिक विलाई जनरेट होती है। अब इस कोरियोनिक विलाई किससे सराउंडेड होती है? मैटरनल यानी कि मदर के ब्लड से और मदर के टिश्यू से। तो ये यहाँ पर लिखा गया है, कोरियोनिक विलाई स्टार्टेड टू ग्रो सराउंडेड बाय मैटरनल टिश्यू एंड ब्लड, यानी कि मदर का ब्लड और मदर का टिश्यू। अब हमें यह भी पता है, चलो इसको देखेंगे। लेटर ये कोरियोनिक विलाई और मैटरनल टिश्यू, यानी कि आप समझ सकते हो कोरियोनिक विलाई किससे जनरेट हो रही होगी? सर ये जनरेट हो रही होगी ट्रोपोब्लास्ट से। क्यों? क्योंकि ट्रोपोब्लास्ट के साथ जो मैटरनल टिश्यू का आपका एंडोडर्म जुड़ेगा और ये इंटरडिजिटेड हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो यही प्लेसेंटा को फॉर्म करेंगे। हमने ये बात पहले कर चुके हैं ना कि प्लेसेंटा किससे बनता है? बच्चे के ट्रोपोप्लास्ट से एंड मदर के जो बेसिकली एंडोडर्म है, जो एंडोमेट्रियम है, सॉरी, वहां से। तो मैटरनल टिश्यू से यहाँ पर क्या मतलब है? एंडोमेट्रियम से। तो ऑब्वियसली कोरियोनिक विलाई कहां से आ रही होगी? बच्चे के ट्रोपोब्लास्ट से आ रही होगी। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, नहीं पूछेगा, चिंता मत करो, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए। ये प्लेसेंटा को बनाएंगे, और प्लेसेंटा को एनसीईआरटी ने बोला है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड फीटस। तो कोई पूछे तो क्या ये बात हमें ध्यान में रह जाएगी? बिल्कुल रह जाएगी सर। प्लेसेंटा मेरे भाई पार्शियली एंडोक्राइन टिश्यू है। एंडोक्राइन जो भी चीज होती है उसके सीक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का सीक्रेशन हार्मोन, अगर ग्लैंड एंडोक्राइन नहीं है तो उसका सीक्रेशन एंजाइम कहलाएगा। नाउ एंडोक्राइन जो टिश्यू है उसका सीक्रेशन को हम हार्मोन बोलते हैं। तो प्लेसेंटल हार्मोन्स कौन कौन से हैं ये आपसे पूछ देता है। प्लेसेंटा 3 हार्मोन्स की कैटेगरी में हमने बना दिया है। पहला हार्मोन HPL, IPL नहीं, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दूसरा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। और तीसरे में हमने 2 डाल दिए क्योंकि याद करना आसान है, ENP का कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। लेटर ओवरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम क्या है? रिलैक्सिन है। अब इनमें से कुछ हार्मोन अगर आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को हटा दो, क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी रिलीज होते हैं, तो सर्टेन हार्मोन्स आर रिलीज ओनली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी व्हिच आर HPL, HCG एंड रिलैक्सिन। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं,
HPL, HCG and relaxin are produced only during pregnancy. लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान कुछ और चीजें हैं जैसे कॉर्टिसोल, PRL जिसको हम प्यार से प्रोलैक्टिन बोलते हैं, और थायराइड हार्मोन, इनका ब्लड लेवल भी इंक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है सर इंक्रीज? क्योंकि दे आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। आगे देखिए, लेटर ओवरी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रिलैक्सिन। ये मदर को रिलैक्स होने में हेल्प करता है क्या? बिल्कुल, एक तरफ से वही काम करता है। जब बेबी बाहर आने के कगार में होता है तो रिलैक्सिन उसको पुश फॉरवर्ड करता है। अब ऑब्वियसली बेबी अगर बाहर आने जाएगा तो फिर वो रिलैक्स ही हो जाएंगी ना, तो ये बाद में हम देखेंगे, है ना, ये आगे क्योंकि इसको पढ़ना है थोड़ा सा। जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोपोब्लास्ट जो है बच्चे की, वो आउटर लेयर एक्टोडर्म को फॉर्म करता है। आपको पता होगा हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं, हमें 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो मतलब बाहर वाली, एंडो मतलब अंदर वाली, मीजो मतलब बीच वाली लेयर। इन्हीं 3 लेयर से हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स ओरिजिनेटेड होते हैं। तो एक्टोडर्म कौन बनाता है? ट्रोपोब्लास्ट। एंडोडर्म कौन बनाता है? यूट्रस ऑफ मदर। और मीजोडर्म इनके बीच में अपेयर हो जाती है, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। दैट्स व्हाई ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखो, कुछ इनर मास सेल जो हमारे ट्रोपोब्लास्ट के थे, जिनसे चाइल्ड भी बन रहा था, तो इनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम क्यों? क्योंकि सर ये जड़ के जैसा काम करते हैं। जैसे जड़ से कोई भी चीज उग जाती है ना, जड़ कह रहा हूं सॉरी, स्टेम से कोई भी चीज उग जाती है ना, फ्लावर भी स्टेम से उगता है, लीव भी, है ना, नोड्स क्योंकि स्टेम में ही होते हैं, ब्रांच भी स्टेम से ही आती है। तो इसलिए इनके पास पोटेंसी है टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। आजकल स्टेम सेल प्रिजर्वेशन चलता है, बड़ी महंगी टेक्निक में से एक ही रही होगी कि लोग अपने स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कराते हैं, और उसको हर साल प्रिजर्व करना है, तो हर कोई इसको ऑब्वियसली नहीं कर सकता। तो स्टेम सेल को प्रिजर्व करके क्या होता है, मान लो कभी किसी का कोई ऑर्गन खराब हो गया या कोई और चीज खराब हो गई, तो वो स्टेम सेल्स उस वक्त काम आएंगे, वो स्टेम सेल्स उस वक्त काम आएंगे उस ऑर्गन को रीजनरेट करने में, क्योंकि इन स्टेम सेल्स में ये कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। कहाँ के होते हैं स्टेम सेल्स? आपने देख लिया, स्टेम सेल्स होते हैं इनर मास सेल्स, जो कि हमने ब्लास्टोसिस्ट में देख ली। तो एक नजर इनमें भी आप देख लो, है ना, एक एक करके हम ये सारी चीजें देख चुके हैं दोस्त। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ह्यूमन जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ तक चलती है, जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ह्यूमन प्रेगनेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर। शुरू के 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगर 3 से वो 3 दूनी 6 महीने हो जाए तो उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर, और अगर 9 महीने पूरे हो जाए तो उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। एक ट्राइमेस्टर में 12 हफ्ते होते हैं, तो पहले ट्राइमेस्टर में मतलब 12 वीक्स हो गई। सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहला ट्राइमेस्टर तो ऐड हो गई, तो 12 में 12 यानी कि 24 वीक्स होंगे, और 12 3 का 36, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में 36 वीक हो जाएगी। ठीक है, छोटी मोटी बातें, घुमा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ऑल्दो मैंने देखा नहीं किसी किताब में कि ऐसे क्वेश्चन घुमाए हो, बट मे बी इट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 9 मंथ के दौरान फर्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी इज कंफर्म। देखो, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, फीटल का हार्ट इज फॉर्म्ड, हार्ट बन जाता है, लिख लेना। फर्स्ट मंथ में फीटस का हार्ट बनता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या बनता है, दिल। तो यहां से प्रेगनेंसी कंफर्म की जा सकती है बाय हियरिंग द हार्ट साउंड वाया स्टेथोस्कोप। अब एक डॉक्टर के नजरिए से अगर आप सोचो तो आपको यही चीज सामने आएगी ना कि यार कंफर्म कैसे होगी प्रेगनेंसी, तो हार्ट साउंड को आप स्टेथोस्कोप से सुन लो। सेकेंड मंथ में हाथ, पैर, लिम्स, डिजिट और उनकी अंगुलियां, डिजिट्स भी बन जाती हैं। थर्ड मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स में लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया हमने पढ़ी थी, ये वेल डेवलप्ड हो जाती हैं। 5वें मंथ में आपको ये याद नहीं रहता जनरली, है ना, 5वें मंथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि मूवमेंट शुरू हो जाता है और सर में बाल आ जाते हैं, हेड, हेयर एंड फीटल मूवमेंट। और छठे मंथ के दौरान क्या होता है भाई, छठे मंथ के दौरान आंखें खुल उठती हैं। ठीक है, आंखें खुल जाती हैं, यानी कि बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, ये ऐसे अलग अलग हो जाएंगे, और आईलैश भी बन जाते हैं। तो ये बेसिक बातें हमें जो है यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है,
लास्ट के पार्ट की तरफ है हम। फिर हमारे पास इस चैप्टर से 2 ही असाइनमेंट बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों ही बहुत टफ असाइनमेंट में गिने जाते हैं बाय द चिल्ड्रंस। तो दोनों असाइनमेंट्स यानी कि गैमेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, दोनों अच्छे टॉपिक्स हैं। इनकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। कितने की रहेगी सर? लगभग 1 से 1.5 घंटा रहेगा। सारे पीवाईक्यूज भी उसमें आपने कवर करा दिए जाएंगे और जो वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की वो भी करा दी जाएगी। लास्ट पार्ट देखो, परचुरेशन। क्या होता है सर परचुरेशन का मतलब? इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, दिस इज परचुरेशन। एनसीईआरटी बोलती है कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसका मतलब क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन मतलब न्यूरल सिस्टम भी इन्वॉल्व रहता है और एंडोक्राइन सिस्टम मैंने भी बताया था। एंडोक्राइन शब्द का मतलब होता है हार्मोन। तो न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों इसमें जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो मदर की बॉडी में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मिलते हैं बार बार, ठीक है। तो इससे होता क्या है? माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन होते हैं। यूट्रस में क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब आप समझ पाओगे कि यूट्रस में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो बेबी बाहर को निकलेगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेबी बाहर को निकलेगा। बिल्कुल यही चीज यहां पर है। तो जब जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो फिर आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ठीक है सर। ये ऑक्सीटोसिन आता कहां से है? मैटरनल पिट्यूटरी से। अब समझना भाई, बड़ी खास चीज एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जैसे जैसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये ऑक्सीटोसिन जो है ये ज्यादा होते जाएगा। बढ़ेगा, ज्यादा होगा, ऑक्सीटोसिन ज्यादा होगा, और ऑक्सीटोसिन ज्यादा होगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन ज्यादा होगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है। तो जिससे क्या होता है? चाइल्ड बर्थ होने तक ये बढ़ते रहते हैं और बहुत तगड़े कंप्रेशन होने लग जाते हैं और लास्ट में चाइल्ड बर्थ हो जाती है थ्रू बर्थ कैनाल। कब तक होते रहेगा ये? कब तक बढ़ते रहेंगे? टिल चाइल्ड बर्थ थ्रू बर्थ कैनाल, थ्रू बर्थ कैनाल। अब ऐसे ही थोड़ा यहाँ पर आपको कुछ और चीजें मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है कि लैक्टेशन पीरियड कहा गया है। तो आपको पता है कि जो एल्वियोलाई है, कौन से एल्वियोलाई? लंग्स की नहीं, ऑफ मेमरी ग्लैंड। इनसे क्या सीक्रेट होता है? इनसे मिल्क सीक्रेट होता है, मिल्क निकलता है ना। इनिशियल डेज में जो मिल्क होता है मदर का वो येलो कलर का होता है। इट इज नोन बाय अ स्पेशल नेम कोल्स्ट्रम। ये कोल्स्ट्रम दिस इज रिच इन एंटीबॉडीज। नाम भी बता देता हूं मैं आपको, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी इसमें मिलती है कोल्स्ट्रम में। इसलिए डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं व्हाट? ब्रेस्ट फीडिंग।
सो दैट इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं इससे कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ धमाकेदार चीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।